Now, what is the contradiction? Section, which I have understood, section 2s Roman 1 says individual is a person. Section 2s6 Roman 6 says state also a person. This information regarding clause 10 is being kept under the custody of the state. So when I am seeking information under this clause, PIO is bound to provide me the information of this direction. If I ask PIO, please tell me what is the monthly remuneration is receiving by Mr. A, is an employee of your office. PIO cannot deny my application under the pretext under section 2s or T or DPDP Act, although it has overriding effect as per the Act 38(2) says. Now, this is my explanation. This is my explanation so far I have understood. Now I will request Mr. Birendra Thakkar Sahab to pass his valuable opinion and how much I am correct in this regard. I want to know it. बाद में फिर बात करेंगे. अभी ठक्कर साहब से थोड़ा इसका मतलब मैं जितना समझा हूं कितना दूर सही समझा या गलत समझा इसका थोड़ा पहले जान लेते हैं हम लोग. ठक्कर सर, गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, जो उस दिन चैटिंग में मैंने आपको बताया था, हाँ सर, ये जो डीपीडीपी एक्ट है इसको आरटीआई एक्ट के साथ कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 4 and 25 ओनली ऑफ आरटीआई एक्ट. और जो डीपीडीपी एक्ट है उसमें सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि इन दिस एक्ट, सो वो जो डेफिनेशन है पर्सनल वगैरह की, दैट हैज टू बी अप्लाइड ओनली एज फार एज द डीपीडीपी एक्ट इज कंसर्न. दूसरी बात, डीपीडीपी एक्ट पर्टेन्स ओनली टू डिजिटल इंफॉर्मेशन. लेकिन जो संशोधन कर दिया गया है, जो अमेंडमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू 81J. तो सेक्शन 3 और 4 जो बने हैं ये सूचना देने के लिए बने आरटीआई एक्ट के, और सेक्शन 8 और 9 है ये सूचना ना देने के लिए बने हुए हैं. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, वो हमको मालूम है सर. आई एम कमिंग टू दैट. ओके ओके, आई एम कमिंग टू दैट. मुझे बोलना. प्लीज 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 सर. दूसरी बात रही बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल. It has to give a notice. Central government has to reply to that notice. और उसके बाद ही किसी सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाता है, डिक्लेयर. So unless DPDP Act is named, so DPDP Act जो है वो प्रेयर में ही नहीं था. DPDP Act पर नाम तक नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में. So ये जो है ये आपका अपना एनालिसिस हो सकता है या एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है दैट इज ओनली एज फार एज द मैंडेटरी प्रोविजंस आर कंसर्न. सो जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसको किस तरह से लागू करना, इसके बारे में डिटेल में उसमें बताया गया है. अब जो डीपीडीपी एक्ट से जो निराशा हो गई थी कि व्यक्तिगत सूचना नहीं मिल सकती है या इस एक्ट का जो मिसयूज हो सकता है, वो सब अपनी जगह पर जो एप्रीहेंशन है वो सही है. बट ये एक पॉजिटिव चेंज हुआ है कि 2019 से ये केस 2021 से चल रहा था और इसमें 3 अलग अलग केस है. अभी केवल एक ही जजमेंट आया है. देयर इज किशन चंद जैन केस, देयर इज अनदर प्रवासी लीगल सेल. तो प्रवासी लीगल सेल और किशन चंद जैन का और एक केस है वो अभी बाकी है. तो 3 में से एक जजमेंट आ गया है, 2 जो है वो अभी तक पेंडिंग है, 4 साल से चल रहे हैं. एक 2 साल से चल रहा है 2021 का, एक 2019 से चल रहा है. तो ये इस तरह से अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशन है. तो मैं उसका प्रेजेंटेशन शुरू कर दूंगा और उसका जो डिटेल है कि सेक्शन 4 में क्या कहा है आरटीआई एक्ट के, सेक्शन 25 में क्या कहा है, मैंडेटरी प्रोविजन कौन से है, जो गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे छोड़े गए वो कौन से है, फिर जो टास्क फोर्स बनाया गया उन्होंने क्या कहा, इसमें प्रेयर किशन चंद जैन के केस में क्या थी, डीओपीटी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें क्या कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक हुआ है, कितना काम अभी बाकी है, कितना इसमें खर्च एक्सपेक्टेड है. बहुत सारी अलग अलग बातों पर इसमें विचार हुआ है इस केस में. तो इसके जो डिटेल प्रोविजंस है या जो मेन इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 4 अलग अलग जजमेंट्स को इसमें रेफर किया है, जिसमें ना सिर्फ आईसीआई वर्सेस शौनकेश सत्या बल्कि उसमें दूसरे भी 3 जजमेंट्स को रेफर किया है. और ये
3 जज की बेंच का जजमेंट था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी इसमें थे और दूसरे 2 जज और है। तो 3 जज बेंच का ये जजमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सर यू आर म्यूट। अच्छा म्यूट हो गया? हम्म, नहीं म्यूट नहीं है, आई एम नॉट म्यूटेड। हाँ सुनाई नहीं देता, आपका नहीं वॉइस नहीं आ रहा था। आवाज तो सही है अभी आ रहा, अभी एक्चुअली। आ रहा, अभी आ रहा। हाँ एक्चुअली ये कि आई एम कनेक्टेड फ्रॉम 2 डिवाइसेस। ओ अच्छा। दूसरे से वो इको आ रहा है, सो उसको मैं बंद कर देता हूँ, है ना? अच्छा सर। अब वो इको इफेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है? तो और फिर हम इसमें विस्तार से चर्चा कर सकते हैं अलग अलग प्रोविजंस की, इसमें क्या क्या हुआ सर है। आपका हुआ है तो मैं छोटा सा एक तो हाँ जी जी पूछ लीजिए। मेरा हाँ जी। कॉन्फ्यूजन है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं सेक्शन 4(1)(b) क्लॉज 10 में कोई एम्प्लॉय का सैलरी कितना मांगा है गवर्नमेंट ऑफिस से, पीआईओ हमको बोल रहा है भाई सेक्शन 2(s) एंड 2(t) डीपीडीपी एक्ट में ये हम नहीं दे सकते आपको, हमको हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। हम पूछा क्यों भाई, बोला काहे के लिए, डीपीडीपी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑल लॉ का ऊपर, जो अभी चालू है इसका सब लॉ का ऊपर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है 38(2) में जो लिखा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब मैंने हम मेरा जितना मतलब विजडम है, हम बहुत बार पढ़ा इस ऑर्डर को, लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आता। 2011 में ये वाला 2011 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया वर्सेस सोनो केस सत्ता एंड अदर्स का केस का जजमेंट पास हुआ था 2011 में 8 SCC 781। उसका बाद जब ई वाला पर्सनल डीपीडीपी एक्ट में जो आपको पर्सनल डाटा का जो डेफिनेशन दिया गया है, पर्सनल सेक्शन 2(t) में पर्सनल डाटा मींस एनी डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफाइबल बाय और इन रिलेशन टू सच डाटा। तो अगर हम किसी का सैलरी का ऊपर सवाल करते हैं पीआईओ से कि मिस्टर ए आपका ऑफिस में नौकरी करते हैं, उनका सैलरी बताइए, क्या क्या फैसिलिटी उनको मिल रहा है बताइए, हमको जानना जरूरी है। तो सेक्शन 2(t) का हवाला देते हुए बोल देगा भाई ये तो हम नहीं दे सकते आपको, क्या के लिए 2(t) का वायलेशन हो जाएगा, ये पर्सनल डाटा में आ गया तो इसमें तो हम नहीं दे सकता। और डीपीडीपी एक्ट का 38(2) में ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट जब है तो हमको जो समझ में आता है ओवरराइडिंग इफेक्ट का सीधा सीधा मीनिंग, जब बाकी जो कानून लागू है उसका ऊपर इसका प्रभाव रहेगा, मतलब ये बॉस रहेगा। और 38(1) डीपीडीपी एक्ट में बोला है साफ साफ, जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा कोई कानून का साथ इसका, तो डीपीडीपी एक्ट विल प्रिवेल। तो हम कैसे मान ले जो आरटीआई एक्ट सेक्शन 4(1)(b) से हम अगर कुछ मांगेंगे तो पीआईओ हमको देगा, ये हमको समझ में नहीं था। दूसरा बात, जब ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जजमेंट 2011 में पास हो गया तो इसको काहे ध्यान में नहीं रखा गया जो डीपीडीपी एक्ट बना था। पर्सनल डाटा जो हमको जितना कहना है, पर्सनल डाटा का जो डेफिनेशन डीपीडीपी एक्ट में दिया है ये सरासर गलत है। सब डाटा पर्सनल नहीं हो सकता है। चोर कैसे चोरी करता है, ये पर्सनल हवाला देते हुए नहीं देंगे, छुपा देंगे, कोई पब्लिक पूछ नहीं सकता क्या के लिए भाई ये मेरा बिजनेस का टेक्निक है, हम बताएंगे नहीं, सेक्शन 10 में आता है, नहीं देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये तो है डीपीडीपी एक्ट का जो बहुत सा सेक्शन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मीनिंग क्लियर नहीं है या मीनिंग गलत है, उसको चेंज करना जरूरी है, वो डिफरेंट चैप्टर है, उसमें नहीं जाना जाता है। मेरा जो सवाल है, जो डीपीडीपी एक्ट का जो अब बोला है 32(8) में ये इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, 38(1) में बोला है कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा दूसरा कोई कानून से तो डीपीडीपी एक्ट विल प्रिवेल। तो मैं कैसे मान लूं ये सेक्शन 4(1)(b) क्लॉज 10 में अगर कोई हम इंफॉर्मेशन मांगे या कोई भी हम इंफॉर्मेशन मांगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगे हम, तो हमको मिलेगा? हाँ सर। ठक्कर सर। हाँ जी हाँ जी। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 8 डजंट अप्लाई टू 4, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। पहली बात, यू कांट मेक एप्लीकेशन अंडर 4, एप्लीकेशन हैज टू बी मेड अंडर 6(1) ओनली, ठीक है? सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में एग्जेम्पशन लागू नहीं होता है, ओके? सो 3 एंड 4 पे 8 और 9 क्लॉज लागू नहीं हो सकते। सो दैट इज वेरी क्लियर, इस जजमेंट में क्लियर कर दिया है उन्होंने कि वेयर देयर इज 3 एंड 4। दूसरी बात, एप्लीकेशन हैज ऑलवेज मेड अंडर 6। एप्लीकेशन लोग तब लगाते हैं जब प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में नहीं मिलता है नॉर्मली, वैसे तो वेबसाइट पर पब्लिश है तब भी आप लगा सकते हैं,
दूसरी बात जो होता है कि जनरली जो आप जो बोल रहे हैं ना कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया, अभी 10 दिन 15 दिन हुए हैं, सो आप जो पूछे दिस इज हिपोथेटिकल क्वेश्चन, 15 दिन में मुझे नहीं लगता कोई पीआईओ ने रिप्लाई आपको दिया है। आप जो बोल रहे हैं एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है और नहीं, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता हाँ है। यस हो सकता है हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो पहली बात ये कि जो सैलरी और ये जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पब्लिक है, तो इसमें कोई 8 और 9 लागू नहीं होता एग्जाम्पशन, ये बहुत क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रही बात जो पर्सनल डेटा और की जो डेफिनेशन है, so that applies only to digital data and is also applies to in this act। वो जो in this act शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 में DPDP एक्ट के। so you can extend that definition beyond DPDP एक्ट। दूसरी बात इसमें एक चीज और भी है कि जो ओवर राइडिंग बीरेन जी, इफेक्ट, हाँ जी बीरेन ओवर जी, राइडिंग बीरेन इफेक्ट जी, आपने बोला है। हाँ, थोड़ा शेयर कर लूँ सा मैं यहाँ प्रेजेंटेशन? हाँ आप शेयर करिए, तब तक हाँ मैं जी थोड़ा सा यहाँ पे रुक करके हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी सर जुड़ चुके हैं, तो हम सभी हाँ उनका जी स्वागत करें सर का। और नमस्कार, स्वागत है सर। आपका प्रेजेंटेशन हो जाए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि इसको मतलब बहुत एक्सटेंड ना हो, हमें लगता है कि I'll 15 take half an hour only, I'll take half an hour only। हाँ, पहले शैलेश गांधी साहब वीरेंद्र जी, को, हाँ जी उसके नमस्कार, पहले गुड मुझे मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आई हैव टू लीव बिफोर दैट, बट एक ही सवाल है, कहाँ स्पेसिफिक लिखा है कि 8 का प्रोविजन 3 और 4 को नहीं लागू होगा? आप म्यूट हो गए सर। नहीं सर, म्यूट नहीं है, सर की आवाज आ रही। और मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि थोड़ा सा आप बल्कि होल्ड करिए, शैलेश सर इस विषय पर अपना वक्तव्य पहले रख दें, क्योंकि शैलेश सर भी लीव करेंगे बोल रहे हैं। हाँ तो ये सर प्लीज अपनी बात आप फिनिश कर दीजिए, इसके बाद फिर ये प्रेजेंटेशन चलता भी रहेगा। वीरेंद्र जी, ये हाँ जी बताइए जजमेंट में कहाँ लिखा है कि 3 and 4 will override 8 and 9? ओवरराइड शब्द कहीं नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो 8 और 9 एग्जेप्शन अप्लाइज, अभी जो अभी पढ़ के बताया आशीष नारायण बिस्वास जी ने, उसमें बहुत क्लियर है कि जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में नहीं आती है उसी पर एग्जेम्पशन लागू होता है। ये एक्सप्रेसली इस जजमेंट में कहा गया। आपने कहा, ये कहाँ से आपने क्या है? ये अभी आशीष नारायण बिस्वास जी ने पढ़ा है। ये सर हम बता देता हूँ मेरे भी प्रेजेंटेशन में है, हाँ मैं भी डिटेल में बताऊंगा इसको। ये तो बहुत क्लियरली लिखा है कि 3 और 4 जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है इस पे एग्जेम्पशन लागू, उसमें लिखा है ना 4(1)(b) जो है, उसके अलावा जो है बाकी चीजों पर फिर एग्जेम्पशन लागू होता है। अभी आपने पढ़ा आशीष नारायण बिस्वास जी ने, मैं भी उसको पढ़ूंगा डिटेल में। Details of beneficiaries of various schemes will be displayed according to this. हाँ यस, इसमें ऐसा है ना कि ओवरराइडिंग इफेक्ट जैसा भी कोई शब्द DPDP एक्ट में नहीं है उसमें, बल्कि दूसरा क्लॉज है कि दिस एक्ट इज इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर एक्ट, दैट इज इन 38(1). दूसरा, इसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट शब्द नहीं है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। सो ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट DPDP एक्ट शैल प्रिवेल, ये मीनिंग वहां पर है। तो जनरली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट तब होता है व्हेन यू डोंट कंस्ट्रक्ट से डोंट डू दिस एज पर गोल्डन रूल। गोल्डन रूल जो है ये होता है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है मीनिंग का कि ना इस एक्ट का उल्लंघन हो ना उस एक्ट का उल्लंघन हो। सो होमोजीनियस कंस्ट्रक्शन आपको करना है, और वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तभी कॉन्फ्लिक्ट वाला रूल अप्लाई होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन नेवर बी अप्लाइड फर्स्ट। सबसे पहले जो होता है वो आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना है, और गोल्डन रूल अप्लाई ना हो एंड इफ यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट होमोजीनियसली देन ओनली यू गो टू द से कॉन्फ्लिक्ट। तो इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट शब्द कहीं भी नहीं है, और ओवरराइडिंग इफेक्ट कोई अप्लाई करता भी है तो दैट वुड बी मिसयूज ऑफ DPDP एक्ट, बिकॉज दैट इज नॉट इंटेंडेड बाय द लेजिस्लेचर। ये इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरा कमेंट है। I would beg to disagree. I think the way courts will interpret it is they will say that what is exempt cannot be displayed under section 4, because नहीं ऐसा नहीं है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जब करते हैं आप, वीरेंद्र जी, सेक्शन 8(1) का बेसिस ये है कि certain interests need to be protected and therefore that protection must continue. उसको आप सेक्शन 4 से ओवरराइड करें, ये मुश्किल लग रहा है मुझे, और उसका डिसीजन आते 10 साल लग जाएंगे। इन द मीन टाइम आई थिंक दिस विल प्रिवेल, दैट इज माय सबमिशन। और एक चीज मैं मैं बता रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट सबको कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से देखिए ये हम बहस तो हम कर सकते हैं, एक्चुअल इफेक्ट में आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर कि RTI एक्ट को खत्म कर रहा है, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट के गिरीश देशपांडे जजमेंट कर चुका था।
जो मेरे हिसाब से दिस DPDP Act shows that the decision of Girish Deshpande and subsequent decisions on based on personal information were therefore illegal decisions, but we will not get anywhere. मेरा सुझाव तो ये है सबको कि इनको अपोज करें और सब पॉलिटिकल पार्टीज को रिक्वेस्ट करें कि आप इसको अपोज कीजिए ऑफिशियली, तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली एवरेज सिटीजन को ये पता ही नहीं है कि RTI एक्ट अमेंड हो गया, और लॉयर्स वगैरह ये कहते हैं नहीं ये कानून तो बहुत अच्छा है, DPDP कानून भी अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, अगले 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। गिरीश देशपांडे ने जो किया वो इलीगल था मेरे हिसाब से, पर इंक्यूरियम डिसीजन था, बट दैट हैज बिकम द नॉर्म। एंड सरकार ने ये रियलाइज करके ये अमेंडमेंट लाने की बात की कि भाई ये इलीगल डिसीजन हो रहे हैं, 8(1) सब पर्सनल इंफॉर्मेशन को मना कर दो, और इसको अगर अपोज नहीं किया तो आई थिंक मेरे हिसाब से सेक्शन 4 itself will become redundant. It has already become redundant, it will become more redundant. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे हम खुश होते आते हैं। As far as RTI is concerned, I think we are going down the slope. और मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोचिए आप लोग कि इनको अपोज करें हम, एंड पॉलिटिकल पार्टीज को डिमांड करें कि इसको अपोज कीजिए। अनलेस पीपल कम टू नो कि RTI एक्ट को जबरदस्त मार पड़ा है, लोग जागेंगे नहीं, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई विथ न्यू ह्यूमिलिटी आई थिंक लॉयर्स इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कह के नहीं ये एक्ट ऐसा कहता ही नहीं, ये कोर्ट नक्की करेगा, कोर्ट 10 साल में नक्की करेगा। तो इस प्रैक्टिकल रियलिटी को देख के मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग मिलके 40 लोग 50 लोग सिग्नेचर करके भेजें, और डिमांड ये करें कि ये अगर ये RTI एक्ट को अमेंडमेंट है, ऐसा अगर लोगों के ध्यान में आया 3-4 साल पहले कमिश्नर्स के बारे में अमेंडमेंट लाए थे, तब सबको मालूम था कि RTI एक्ट अमेंड हो रहा है, तो ज्यादा विरोध था, पब्लिक में एटलीस्ट कुछ हंगामा हुआ था। इस टाइम वो भी नहीं हो रहा है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक चेंज है जो RTI एक्ट को खत्म करके रख देगा, मेरा ये मानना है। अगर इस सपने में रहेंगे तो मेरे ख्याल से हमको 5-10 साल में ये सीखेंगे कि अरे ये तो RTI एक्ट खत्म हो गया। उस टाइम मेरे हिसाब से 10 लोग RTI के बारे में डिस्कशन करने को भी तैयार नहीं। धन्यवाद शिवानंद जी। बीरन जी आप अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें, और गांधी सर ने जो बात कही है वो सबको विचार करके हाँ जी, करने की उन्होंने तो आवश्यकता है। DPDP एक्ट के बारे में बताया है, और ये जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और कॉन्फ्लिक्ट और ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है, इस पर चर्चा बाद में करूंगा मैं। ये गिरीश देशपांडे को जस्टिफाई करने वाला कानून बना है, जो गिरीश देशपांडे के इलीगल डिसीजन को लीगल बना देता है। हाँ वीरेंद्र जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी मैं शुरू करूँ। हाँ शिवानंद जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी मैं अपने दूसरे डिवाइस से मैं करने कर रहा बीरेन हूँ। जी का इंतजार मैं भी कर रहा था, वो कुछ प्रेजेंटेशन इस विषय पर देना चाह रहे थे, तो यदि जो उनका किशन चंद जैन केस का जो प्रेजेंटेशन है उस पर मैं शुरू करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो आप फाइल अपनी तैयार करते रहिए। हाँ जी, तब तक और कोई प्रश्न हो तो हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो क्वेश्चंस ठीक है। आशीष नारायण जी आपका कोई इस बीच में कमेंट है क्या? या हमारे बीच में बलबीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, और अन्य हमारे जो साथी हैं, आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो आप अपनी ठीक बात गांधी सर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सुन लेते हैं ठक्कर साहब का प्रेजेंटेशन, उसके बाद। ओके, तो ठक्कर साहब आप प्रेजेंटेशन तो तैयार करिए, साथ में कुछ मुंह से आप बोलते रहिए तो अच्छा रहेगा, ये हार्ड नहीं हो मीटिंग ताकि, है ना, प्लीज।
गो अहेड। विश्वास जी आप वो पढ़िए ना, जैन के जजमेंट में कहाँ पे लिखा है कि ओवरराइड करेगा। आशीष नारायण जी उसको पढ़िए आप हाँ जजमेंट हाँ में। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हम पढ़ रहा हूँ सर। एक्चुअली ये है सर, पैराग्राफ 23, द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन द मैटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वर्सेस सौनक एच सत्ता एंड अदर्स। नहीं 2011 आपने कहा कि पी के जजमेंट में बोला है क्या, कौन सर? हाँ, इसी सर, जजमेंट में उसको कोट किया है सर। शौनक सत्या का जो जजमेंट था ना, उसी को किशन चंद जैन उसको के उसमें पैराग्राफ 3 में कोट किया है। एक्चुअली किशन चंद जो जजमेंट पास हुआ है 2021 का, उसमें इसको मेंशन किया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, डिवीजन बेंच, 3 जज डिवीजन बेंच में। उसमें लिखा है पैराग्राफ 3 में इसको री-एम्फेसाइज किया गया है। बोला है, आई कोट, the information to which the RTI Act applies falls into 2 categories, namely 1, information which promotes transparency and accountability in the working of every public authority, disclosure of which helps in containing or discouraging corruption enumerated in clause B and C of section 4(1) of RTI Act, and 2, other information held by public authorities not falling under section 4(1) and C of RTI Act. In regard to information falling under the first category, the public authorities owe a duty to disseminate the information widely suo motu to the public so as to make it easily accessible to the public. In regard to information enumerated or required to be enumerated under section 4(1) and C of RTI Act, necessarily and naturally, the competent authorities under the RTI Act will have to act in a proactive manner so as to ensure accountability and ensure that the fight against corruption goes on relentlessly. But in regard to other information which do not fall under section 4(1) and C of the Act, there is a need to proceed with circumspection as it is necessary to find out whether they are exempted from disclosure. Unquote. इसमें लास्ट लाइन में सर यही बोला है, जो सेक्शन 4(1) एंड सी में आता है वो तो ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होगा। जो नहीं होगा उसमें देयर इज ए नीड टू प्रोसीड विद सर्कमस्पेक्शन as it is necessary to find out whether they are exempted from disclosure. वो देख के बताना होगा पीआईओ को जो ये डिस्क्लोजर कैटेगरी में आता है। मेरे हिसाब से डिटेल्स ऑफ कंसेशंस गिवन, परमिट्स गिवन, डिटेल्स ऑफ ऑथराइजेशंस, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, ये सब एग्जम्पशन में आते हैं नए 8(1)J में। जो नया 8(1)J बनाया है अभी करके ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देने का। सर, पर्सनल इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन लेके कंफ्यूजन है। मैं एक करप्शन कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन में नहीं आ सकता है। सर एक्सक्यूज मी, सर गांधी सर एक्सक्यूज मी, एक कंफ्यूजन जो हो रहा है रिलेटिंग टू अ पर्सन, इसको स्टेप नहीं, ये तो गलत है। इसके लिए तो डिस्प्यूट है सर, इसके लिए डिस्प्यूट है। स्टेट पर्सन नहीं हो सकता है सर। गिरीश देशपांडे ने पर्सनल इंफॉर्मेशन को पार कर दिया, उसको 6 सब्सिक्वेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से बार किया, और ये अमेंडमेंट जो है ये इलीगल डिसीजंस को लीगल बना रहा है। अभी ये सर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का बारे में बहुत सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन जैसे करप्शन पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आता है। कोई करप्ट पर्सन जो एक्टिविटीज होता है उसका, वो कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन वही हो सकता है जो पर्सन से रिलेटेड है और जिसका साथ देश का समाज का कोई रिलेशन नहीं है। हम कल रात को क्या खाया, रोटी खाया ना चावल खाया, इससे कोई देश का साथ कनेक्शन नहीं है ना समाज का साथ। क्या के लिए हम अपना जेब से खाया है, अपना जेब से खर्चा करके खाया है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट इज बार्ड एज पर द न्यू 8(1)J। जो आप घर पे खाया, अपने पैसे से खाया, वो तो पहले भी आरटीआई में नहीं था, आज भी आरटीआई में नहीं, और हो भी नहीं सकता है।
मगर अगर आप गवर्नमेंट के पैसे भी खाया हम्म। तो मेरे हिसाब से उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल सकता है। नहीं, ये समस्या यही होता है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो नहीं पर्सनल सकता। इंफॉर्मेशन मीन्स, अरे है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के ही मना किया। गिरीश देशपांडे का जजिंग टू पर्सन इज पर्सनल। वो तो समस्या है सर, वो जो जजमेंट कुछ है वो तो उसको लेके समस्या है। उसका बाद अभी सीआईसी भी ऐसा मान देता है सर, झमेला कम करने के लिए। तुम जाके देख लो, हमको दिमाग नहीं लगाना है। समस्या तो चारों तरफ से, इस समस्या को निपटाने के लिए हम लोग का तो जिसका जितना मतलब जो लेवल में है उसी लेवल से जितना हो सके कोशिश मेरे तो करना हिसाब से होगा। अगर हम ये अमेंडमेंट को नहीं अपोज करेंगे तो आरटीआई एक्ट का खत्म हो गया। अगले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में ये अमेंडमेंट अगर नहीं गया तो आरटीआई एक्ट बिकम्स यूजलेस। समस्या यह होता है कि आरटीआई एक्ट को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता है, रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, कुछ भी पार्टी हो। आरटीआई एक्ट का 2005 में जो जन्म हुआ था वो गलती से हो गया था, इसलिए 2006 में रूलिंग पार्टी कोशिश किया था इसको रिपील करने के लिए, लेकिन हम लोग का विश्वास जी, आई एम अवेयर ऑफ दिस, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट सिंस देन। ये सब मैं जानता हूं, मगर मैं आप सबको ये वार्निंग दे रहा हूं कि अगर हम ये समझेंगे नहीं कि आरटीआई एक्ट को बहुत बुरी तरह अमेंड हो गया है एंड उसको नहीं अपोज करेंगे, वो अपोजिशन 1 साल में फ्रक्टिफाई हो, 10 साल में हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। बट विदाउट दैट द आरटीआई एक्ट इज डेड। वो तो सब कोई मानता है, लेकिन करे क्या, थोड़ा मार्गदर्शन तो दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ और लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, ऐसा समझ लो कि ये आरटीआई एक्ट हमारा है, खराब नहीं हुआ है, ये हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में 10 साल में लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। कोर्ट्स का डिसीजंस भी अगर आप गिरीश देशपांडे और सीबीएसई वगैरह डिसीजन देखेंगे तो कोर्ट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ आरटीआई। इसको अगर हम पब्लिक माइंड में कहीं कुछ कर सके तो कुछ इसका होप है, नहीं तो ये वीक हो रहा है, हो गया है और बनाया जा रहा है। और अगर हम इस खुश में रहेंगे कि नहीं आरटीआई एक्ट वीक नहीं हुआ है, क्या कर हम ऐसा इंटरप्रिटेशन दें जो कोई मानेगा नहीं, कोई कोर्ट नहीं मानेगा, कोई कमिश्नर नहीं मानेगा। 5 साल के अंदर आरटीआई एक्ट खत्म हो जाएगा, हम तब तक खुश रहेंगे। We must recognize that there is a strong dilution of the RTI Act. इसको हमें पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने को एक चीज है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के कुछ कर सकते हैं, शिवानंद जी अगर कुछ कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ठीक है, लेकिन हमारा जितना एक्सपीरियंस हुआ है सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बी इट रीजनल और नेशनल लेवल, कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका अपना ही समस्या हो जाएगा। आरटीआई एक्ट अगर पूरी तरह से लागू हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा, सब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, मैंने कोशिश किया था सर, नवंबर दिसंबर महीना में हम कोशिश किया था, जब डीपीडीपी बिल को लेकर पब्लिक ओपिनियन मांगा गया था, तो हमको ऐसा जवाब मिला है काय के लिए 70% तो इलिटरेट है पॉलिटिकल लीडर, वो लोग का कुछ पता ही नहीं है कानून के बारे में। उस जब नेता बोलता है हाथ उठाओ, हाथ उठा देता है, टॉप लीडर बोला हाथ उठाओ, हाथ उठा देता है। यस मैन, हम लोग भी आरटीआई एक्टिविस्ट भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। निखिल देव साहब का एक ट्वीट का हमने ट्वीट किया था सर, मेरा ये कहना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट, मैं और भी कुछ फोरम्स में हूँ जहाँ पे भी आरटीआई एक्टिविस्ट बोलते नहीं नहीं ये तो हमारा फेवर में है, इंटरप्रेट हम करेंगे, तो आप करते रहिए एंड वी विल बी मेड फूल्स ऑफ इन दिस होल गेम। ये एक्ट छोड़िए, इट इज बेसिकली अ राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन। आरडीआई है ये, आरडीएक्स नहीं है, आरडीआई है। आरडी तो वही तो पूछने का बात है, यही तो करे क्या अभी हम लोग का अपना अपना लेवल से, हम लोग तो ऑर्डिनरी पब्लिक है, हम लोग ऑर्डिनरी पब्लिक है, दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं, हम हमारा बात बोल रहे हैं, हम बंगाल मतलब इंडिया के कोने में रहते हैं, तो यहाँ हम नवंबर दिसंबर में कोशिश किया था, नेशनल लेवल का पार्टी के लीडर के साथ मीट किया था पर्सनली,
रीजनल पार्टी के साथ मीट किया था, तो जवाब ऐसा ऐसा मिलता है, तो उन लोग को पता ही नहीं है आरटीआई एक्ट क्या है, क्या होगा तो इसको मीडिया लेके यार। मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का हमें कोशिश करना हाँ, पड़ेगा। मीडिया क्विक रिजल्ट आएगा मीडिया से, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को इन्वॉल्व कर सके इसमें, जो आप लोग डिबेट करो, आप लोग इवनिंग में अनसन टॉपिक लेके डिबेट मत करो, इसको लेके डिबेट करो, इसको आम पब्लिक का पावर है, इसको लेकर आप डिबेट शुरू करो। तो कोई नहीं, जो जिसका ई करने के लिए हमको लगता है आप है, जैसे आत्मदीप सर है। मैं विश्वासी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे आर्टिकल भी छपे हैं कुछ जगहों पे, मगर मेरा ये कहना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं जो कोई एक्चुअल कोर्ट इसको नहीं करेगा। अभी मतलब डूबने का पहले क्या करता है आदमी, जो सामने मिलता है उसको पकड़ लेता है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। सेक्शन 81J को हम लोग रिवाइव करने इंडिविजुअली कैपेसिटी में नहीं होगा, हम लोग उतना पावरफुल है कोई नहीं, हम लोग को एक कट्ठा जाना होगा, एक कट्ठा हो ही नहीं रहा, कोई किसको बोल रहा है भाई कुछ करो, बोलता है देखते हैं क्या होता है, देखते देखते तो चला जाएगा दुनिया छोड़ के, तो अगला जन्म में आके देखेंगे अगर आया इंडिया में, तो ठीक ऐसा है, हालत हो गया। मेरा सुझाव तो यह है कि पहले हम रिकॉग्नाइज करें कि दिस इज अ वेरी डेंजरस अमेंडमेंट विच नीड्स टू बी अपोज्ड। हम लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये अमेंडमेंट का इतना मतलब ही नहीं होता है, तो हम अगर ये बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा इसको। सर नहीं वी आर नहीं, एट वन विथ और यू। उनकी इस तरह का सब मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं जब 5 साल के अंदर, तब फिर हम बोलेंगे अरे अभी नहीं, वो तो भूल जाओ आरटीआई एक्ट। त्रिवेदी जी अब शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ मुझे जी, दूसरे डिवाइस से इनेबल कर दीजिए होस्ट। हाँ यस, इसमें को होस्ट बना दिया गया है, थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। यस, मुझे लगता है थोड़े नेटवर्क डिले के बाद 4-5 सेकंड में सबको विजिबल हो जाएगा।